जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के आज हम लोग फिजिक्स के टॉप 10 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में याद करने वाले हैं। तो आपको हम इस वीडियो में वही ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। जो 2025 के बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा वही 100% आपको ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम याद करवाएंगे। तो आपका काम रहेगा कि एक बार अपने भाई बहन के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, और जरूर बताइएगा कि रमेश सर का जो कंटेंट है एग्जाम प्री पर आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है, और PDF लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, 90 65 71 94 39। इस नंबर पर आप लोग हाई करिएगा तो आपको एग्जाम प्री के व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और एग्जाम प्री आप लोग जाकर सर्च भी करेंगे तो इसका PDF आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। जब आपको वीडियो पब्लिक हो जाएगा इसके बाद आपको इसका PDF देखने को मिलेगा। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। तो यह जो रहने वाला फिजिक्स का टॉप VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला जो 2025 में लड़ेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही हम बताएंगे। 1 नंबर में कह रहा है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है समझाएं। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत लिखिए, किसी संकाय का कुल आवेश नियत होता है। किसी संकाय का कुल आवेश नियत होता है, अर्थात आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही इनकी सृष्टि की जा सकती है, ना ही इनको बनाया जा सकता है। किसी भी प्रक्रिया के पहले निकाय का जो नेट आवेश होता है वही प्रक्रिया के बाद भी रहता है। यही आवेश का संरक्षण सिद्धांत है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो किसी आवेश का टोटल आवेश, कुल आवेश नियत होता है, कांस्टेंट होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं हम लोग ना तो आवेश को नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। अर्थात किसी भी प्रक्रिया के पहले आवेश का जो पहले से आवेश होता है वही प्रक्रिया के बाद भी आवेश रहेगा, और खत्म होने के बाद भी वही आवेश रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं यही आपको आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है। ओके, याद हो गया होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड नंबर की ओर आते हैं। कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो पहले विद्युत द्विध्रुव लिखिएगा कि दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश के किसी अल्प दूरी पर स्थित होने की स्थिति में उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश के किसी अल्प दूरी पर स्थित होने की स्थिति में उस निकाय को, उस सिस्टम को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है। ये आपको द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव वह आघूर्ण होता है कि किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का डिस्टेंस का गुणनफल अगर करते हैं, प्रोडक्ट करेंगे तो हमें द्विध्रुव आघूर्ण मिलता है, द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होगा। ओके, सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, याद हो गया। थर्ड नंबर लेते हैं। थर्ड नंबर में कह रहा है कि कूलम्ब के प्रमेय को लिखे। कूलम्ब के प्रमेय को लिखे तो लिखिएगा किसी आवेशित समतल चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता उसके उसके तलीय घनत्व का 4 में के गुना 4 पाई गुना है, जहाँ के माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक है। देखिएगा, अगर आपसे कूलम्ब का प्रमेय नियम बोलेगा या कूलम्ब के प्रमेय को लिखने बोलेगा तो लिखिएगा किसी आवेश का समतल चालक के बाहर किसी बिंदु को वह विद्युतीय क्षेत्र होता है जो उसके तलीय घनत्व का 4 पाई/के गुना है, जहाँ के माध्यम को हम लोग परावैद्युत स्थिरांक कहते हैं, परावैद्युत नियतांक कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड नंबर लेते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या है। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो आवेशों का क्वांटीकरण यानी क्वांटिज्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेशों का क्वांटीकरण मतलब क्या होता है कि प्रत्येक पदार्थ सामान्य रूप में आवेश ही होता है, परंतु इन पर आवेशों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के रूप में करने पर से ये आवेशित होते हैं। अतः किसी पिंड पर आवेश जो होता है Q बराबर
प्लस माइनस एन ही होता है, जहाँ एन बराबर हम लोग एन का जो मान रखेंगे 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से रखेंगे, अन्य हम लोग एक पूर्ण संख्या रखेंगे, ना कि हमें अपूर्णांक संख्या रखना है। अपूर्णांक का मतलब होता है जीरो को नहीं रखना है, ना तो माइनस वाली संख्या को रखना है, ठीक है। अतः किसी पिंड पर आवेश का परिमाण हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज यानी ई का जो मान आएगा पूर्णांक संख्या के गुणक के रूप में आएगा। अर्घ्य आप लोग रखिएगा, एन का मान रखेंगे 1 2 3 4, तो वहाँ ई का जो मान आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मान आएगा वो भी आपको पूर्णांक के रूप के में ही आएगा। यही आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। ओके, आवेश का क्वांटीकरण या विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या है? तो प्रत्येक पदार्थ सामान्य रूप में आवेशहीन होता है, परंतु इन आवेशों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के रूप में या इलेक्ट्रॉन के रूप में करने पर ये आवेशित हो जाते हैं। आवेशित होने पर धन और ऋण आयन होंगे, ठीक है। आवेशित होने पर हमें क्या मिलेंगे? धन और ऋण आयन मिलेंगे। अतः किसी पिंड पर आवेश का जो मान होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है, जहाँ E बराबर 1,2,3 डॉट 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 अर्थात पूर्ण संख्या होगी, ना कि अपूर्णांक संख्या। अतः किसी पिंड पर आवेश का जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज का मान हमेशा पूर्णांक संख्या के गुणक के रूप यानी गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा। यही आपको आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता, आवेश का क्वांटीकरण कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, कह रहा क्या विद्युतीय क्षेत्र एक संरक्षी बल है? क्या विद्युतीय क्षेत्र एक संरक्षी बल है? इसमें बताना है कि संरक्षी बल वह होता है, संरक्षी बल वह होता है जिसके प्रभाव में दो बिंदुओं के बीच संपादित कार्य केवल उसके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, तय किए गए पथ से स्वतंत्र हो। यह बल के प्रभाव में एक पूर्ण चक्रण किया गया कार्य क्या हो तो शून्य हो। यही आपका ये आपको क्या कहलाएगा? तो संरक्षी बल कहलाएगा, है ना। कहने के बोलो संरक्षी बल वही होगा जिसके प्रभाव में दो बिंदुओं के बीच संपादित होगा कार्य केवल उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, तय किए गए पथ से स्वतंत्र होना चाहिए। बल के प्रभाव में एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य का मान अगर शून्य हो रहा है तो आपको विद्युतीय संरक्षी बल होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? अगले नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विद्युतीय बल रेखाएं क्या है? विद्युतीय बल रेखाएं क्या, इसके गुण लिखिए। तो विद्युतीय बल रेखाएं क्या, तो यहाँ लिखेंगे विद्युतीय बल रेखाएं नहीं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। विद्युतीय बल रेखाएं के बारे में लिखेंगे तो लिखिएगा किसी क्षेत्र में विद्युतीय बल रेखाएं वो एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिस पर कोई स्वतंत्र एकांक धन आवेश बंद करता है। क्या करेगा? तो बंद आवेश क्या है? तो एकांक धन आवेश बंद करता है या बंद रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। और इनके गुण में आएगा तो लिखिएगा विद्युत बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित है। पहला नंबर में विद्युतीय बल रेखाएं पॉजिटिव आवेश से निकलती है तथा निगेटिव आवेश पर बंद होती है। दूसरा नंबर लिखिएगा विद्युतीय बल रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में विद्युतीय क्षेत्र की दिशा की होती है। और अगला लिखिएगा कि दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। पूछा जाएगा कि दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? तो ये काटती नहीं है, इस बात को आपको याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटेंगे? 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, कि इनमें से किसी पर नहीं। तो इनमें से किसी पर मारना, कोई किसी रेखा पर नहीं काटती। ओके, याद रखिएगा। चलिए तो देख लेते हैं कितना क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट कर दिए। यहाँ से आपको देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किए, 2 नंबर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा, इसके बाद आपको 6 नंबर हो गए, इसके बाद 7 नंबर की बात करते हैं। कितना नंबर? 7 नंबर। 10 क्वेश्चन बताएंगे, ये आपको 7 नंबर प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। 7 नंबर में कि मुक्त अवस्था की विद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा लिखे। मुक्त अवस्था की विद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा लिखे। तो विद्युतशीलता का यह सही मात्रक यहाँ से लिखा हुआ कूलम स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 मीटर के पावर -1 लिखिएगा कि वर्ग, लिखिएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ये क्या है? यह सही मात्रक का विद्युतशीलता का जो बीमा होता है m के पावर -1 होगा, m के पावर -1, l के पावर -3 और t के पावर 4 होता है और a स्क्वायर होता है। ये होता है विद्युतशीलता की क्या होता है? बीमा होता है, ठीक है। डायमेंशन को हम लोग बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर बढ़ते हैं।
8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युतीय फलक से आप क्या समझते हैं। विद्युतीय फलक से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप लोग देखिएगा। तो विद्युतीय फलक के बारे में लिखिएगा तो लिखिएगा विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त किया जाता है। विद्युतीय फ्लक्स को किसे डिनोट करेंगे तो फाई से डिनोट करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। ओके, विद्युतीय फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। माना कि किसी विद्युतीय क्षेत्र किसी विद्युतीय क्षेत्र में समरूप विद्युतीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ यस के छोटे भाग का क्षेत्रफल सदिश छोटे से भाग का क्षेत्रफल सदिश मान का क्या होना चाहिए आपको। अगर कोण थीटा बना रहा है तो इस छोटे भाग से संबंध जो विद्युतीय फ्लक्स का मान होगा डी फाई होगा। छोटे विद्युतीय फ्लक्स को डी फाई लिखेंगे और ये होगा आपको ई कॉस थीटा डी एस होगा, जहाँ पर क्या है विद्युतीय फ्लक्स को दर्शा रहा है। और साथ ही साथ विद्युतीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, याद रखिए। ओके, देखिए एक बार हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे। विद्युतीय फ्लक्स का आप क्या समझते हैं तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स को फाई से सूचित किया जाता है। अब विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा आप लोगों के बीच प्रश्न। आप लोग कहीं भी छोड़कर नहीं जाइएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, याद हो जाएगा। 9 नंबर में ये 9 नंबर प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि विद्युत विभवांतर तथा विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभवांतर तथा विद्युत विभव क्या है तो विद्युत विभवांतर लिखिएगा विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को साम्य में रखते हुए या सामान्य में रखते हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उसकी तीव्रता के विरुद्ध ले जाने में संपादित कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं विद्युत विभवांतर होता है। क्या होता है विद्युत विभवांतर जो होता है विद्युत विभवांतर वही होगा जहाँ पर हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा लगता है रिपीट हो गया है ना। देखिए यहाँ पर से इसका आप परिभाषा आप देख सकते हैं। विभवांतर का परिभाषा यहीं तक आप याद रखिएगा, है ना। किसी इसमें रखिएगा विभवांतर में कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को साम्य में रखते हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उसकी तीव्रता के विरुद्ध ले जाने में संपादित कार्य को एक दूसरे के उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। अब विद्युत विभव का परिभाषा यहाँ से लिखेगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अनंत से एकांक धन आवेश को लाने में संपादित कार्य को उस बिंदु पर विद्युतीय विभव कहते हैं। अब बाकी ये सब नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फालतू है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं। 10 नंबर ये प्रश्न है आपको, ठीक है। 10 प्रश्न हम आपको वादा किए थे याद करवाएंगे। कह रहा है कि संधारित्र क्या है, इसकी धारिता से आप क्या समझते हैं। पहले नंबर आपको संधारित्र लिखना, संधारित्र क्या, इसके बाद धारिता का भी परिभाषा लिखना। तो संधारित्र लिखिएगा यह वैसी व्यवस्था है जिसमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है जिससे उसके आकार या क्षेत्रफल में परिवर्तन के बिना ही उसकी धारिता बढ़ाई या घटाई जाती है। संधारित्र क्या होता है, यह एक वैसी व्यवस्था होती है जिसमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है, जमा किया जाता है, जिससे उसके आकार निषेप या क्षेत्रफल एरिया में चेंज के बिना यानी परिवर्तन के बिना ही उसकी धारिता को हम लोग क्या कर सकते हैं, वो धारिता यानी कैपेसिटी को घटाई और बढ़ाई जा सकती है, उसे हम लोग संधारित्र कहेंगे। धारिता क्या होगा, किसी चालक की धारिता आवेश का वह परिणाम होता है, वह मैग्नीट्यूड होता है जो उसके विभव को इकाई से बढ़ा देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। या तो कह सकते हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश तथा विभवांतर का अनुपात होता है। धारिता बराबर होता है आवेश बटा क्या होता है, आवेश बटा विभवांतर होगा। या तो हम कह सकते हैं कि सी बराबर होता है क्यू बटा वी होता है। सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। सी आपका धारिता होता है, क्यू आवेश होता है, वी विभवांतर होता है। तो सी बराबर क्यू बाई वी होता है। ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए तो इस वीडियो में आप लोगों को जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं याद हो गया होगा, तो वीडियो को अपने भाई बहन के पास आप लोग जरूर शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे भाई बहनों तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। अब बताइए कि रमेश सर का जो कंटेंट है एग्जाम फ्री पर आप लोग को कैसा लग रहा है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।